नमस्कार दोस्तों, एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट क्लास में आपका स्वागत है। मैं अशोक सर। जैसा कि दोस्तों अभी आपका ईवीएस में पार्ट आपका यूनिट 3 के अंतर्गत हम देख रहे थे दोस्तों आवास शेल्टर की। और शेल्टर को हमने दो टाइप से बांटा था कि आवास के दो प्रकार होते हैं, एक स्थलीय आवास और जलीय आवास। इस स्थलीय आवास और जलीय आवास में हमने पशु पक्षियों के बारे में देखा था और पशु पक्षियों का क्रमबद्ध अध्ययन किया था कि कौन से आवास में कौन सा पशु रहता है। इस प्रकार से उनके आवास का नाम भी पूछा जाता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि हमने दोनों प्रकार के आवास की चर्चा की है, स्थलीय आवास और जलीय आवास। इसमें हमने पशु पक्षियों के आवास की चर्चा हो चुकी है। अब हमें देखना है दोस्तों आवास की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पहली कंडीशन इसी में पूछा जाएगा कि मनुष्य के आवास, और मनुष्य के आवास को भी हम दोस्तों प्रकार में बांटेंगे कि एक स्थायी आवास होते हैं और अस्थायी आवास की भी बात करेंगे, अर्थात परमानेंट शेल्टर और टेम्परेरी शेल्टर की भी बात करेंगे। जैसा कि इसके बाद इसमें एक टॉपिक और जुड़ा हुआ है दोस्तों, आवास की आवश्यकता, मनुष्य के आवास, और फिर इसी में दिया स्वच्छता। किसकी बात की गई दोस्तों? स्वच्छता और शौचालय की आवश्यकता। शौचालय की और स्वच्छता की बात की गई है। और इसमें एक टॉपिक फिर पूछ लिया जाता है दोस्तों, स्वच्छता के साथ ही जुड़ा हुआ है कि आवास के निर्माण में आवश्यक सामग्री, किसकी चर्चा की जाएगी दोस्तों? आवश्यक सामग्री और उसमें प्रयुक्त औजारों की भी बात की जाएगी कि आवास का जब निर्माण होता है उसमें कौन कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है दोस्तों, और उसमें कौन कौन से औजार प्रयोग किए जाते हैं। शौचालय की भी बात करेंगे, शौचालय की स्वच्छता में क्या भूमिका होती है दोस्तों, और स्वच्छता की बात कही जाएगी कि स्वच्छता के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से कार्यक्रम चलाया जा रहा है दोस्तों, उसके बारे में भी। और मनुष्य के आवास और आवास की आवश्यकता। मनुष्य के आवास को जैसा कि मैंने बताया कि दो टाइप से बांटा गया, इसमें भी हम मनुष्य के नॉर्मल आवास प्लस जनजातीय आवास की भी चर्चा करूंगा दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पेपर में, तो एक एक को क्लियर करते चलेंगे दोस्तों। जैसे कि सबसे पहले आवास की आवश्यकता के बारे में कुछ पार्ट देखेंगे कि कुछ पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या पूछे जा सकते हैं? तो आवास की डेफिनेशन तो मैं पहले पार्ट में भी बता चुका हूं कि जिस स्थान पर या जिस जगह पर जीव जंतु रहते हैं उनके आश्रय स्थल को दोस्तों क्या कहते हैं? उनके आश्रय स्थल को हम आवास कहते हैं, अर्थात शेल्टर कहते हैं। और आवास को अर्थात मनुष्य के आवास को दो भागों में बांटा गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया। स्थायी आवास कहलाते हैं और दूसरे अस्थायी आवास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अस्थायी आवास कहलाते। स्थायी आवास अर्थात परमानेंट शेल्टर की बात कही गई है और अस्थायी टेम्परेरी। देखिए दोस्तों कुछ जगह क्या होता है कि जो शिकारी होते हैं या अन्य प्रकार के खेतीहर किसान होते हैं जो कुछ समय के लिए अपना अस्थायी आवास बना लेते हैं और इसके बाद वो बदलता रहता है, उससे अस्थायी। जो परमानेंट होता है एक स्थायी प्रकार का आवास होता है जहां पर हमेशा व्यक्ति अपना आश्रय स्थल पर निवास करता है, मतलब परमानेंट आवास कहलाता है। क्लियर दोस्तों? इसके बाद आवास की आवश्यकता क्यों पड़ती है दोस्तों, ये बात आती है कि आज की भागम भाग या भाग दौड़ भरी जिंदगी में आवास बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले भी टॉपिक में चर्चा की कि आवास मनुष्य की एक मूलभूत आवश्यकता। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले टॉपिक इसमें बताया कि आवास की आवश्यकता, तो आवास की आवश्यकता को हम कुछ पॉइंट से समझेंगे कि मनुष्य को आवास की आवश्यकता क्यों होती है और अन्य प्राणियों को भी इसी प्रकार आवास की आवश्यकता होती है। तो देखिए दोस्तों कुछ कंडीशन होती है कि क्या क्या होगा। तो देखिए मैंने बताया था कि आवास सबसे पहले एक मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें मैंने रोटी कपड़ा और मकान की चर्चा की थी, अर्थात मकान आवास की बात करेंगे। तो यदि सबसे पहली आवश्यकता तो होती है कि मूलभूत आवश्यकता होती है, क्योंकि मूलभूत आवश्यकता आवास मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता के रूप में है, क्योंकि बगैर आवास के मनुष्य अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा। कहीं ना कहीं उसको ठहरने के लिए, अपना रात्रि विश्राम करने के लिए या अपने आप को एक आराम करने के लिए किसी न किसी एक आवास की आवश्यकता होती है। क्लियर दोस्तों? तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि सबसे पहली प्रारंभिक अवस्था है मूलभूत आवश्यकता के रूप में भी आवास की आवश्यकता होती है। इसके बाद सेकेंड टॉपिक होता है सुरक्षा की दृष्टि से। दोस्तों किस प्रकार से? सुरक्षा की दृष्टि से दोस्तों यदि हम कहें कि आवास व्यक्ति को रात्रि विश्राम करना हो या प्राकृतिक प्रकोप की भी बात करें, जैसे बाढ़, भूकंप, वायरस, आंधी, तूफान, इन सारी आवश्यकताओं से भी, इन सारी चीजों से बचाने के लिए हमारी किसकी आवश्यकता होती है? सुरक्षा। जैसे कि हमें जानवरों से भी रक्षा करता है मनुष्य,
इसके बाद हम दूसरी चीज और कर सकते हैं कि आवास सुरक्षा की दृष्टि से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो पार्ट है। यहां भी 10वां है कि प्राकृतिक प्रकोप से सुरक्षा करता है। तो प्राकृतिक प्रकोप में यही दोस्तों समाहित होते हैं कि जैसे जब बाढ़ की स्थिति बनती है, भूकंप की स्थिति बनती है और आपके जानवरों से सुरक्षा की बात होती है, तो ये हमें कंडीशंस अप्लाई होती है कि इसलिए आवश्यकता होती है आवास की। सुरक्षा में दूसरा कंडीशन एक हो सकता है कि सांस्कृतिक मान्यताएं हो, परंपराएं हो, मूल्य हो, रूढ़ियां हो, प्रथाएं हो, इन सभी के लिए भी दोस्तों आवास की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण की प्रक्रिया दोस्तों किसके द्वारा चलती है। जब हम एक स्थायी आवास बनाकर रहते हैं और वहां पर स्थायी आवास होते तो हमारी इन परंपराओं की भी वृद्धि होना, आवृत्तियां होना, इनका सुरक्षा और विकास करना भी किसके द्वारा होता है दोस्तों, आवास के द्वारा। अब थर्ड बात आई है कि सामाजिक गुणों का विकास करना। किसकी बात कही गई है दोस्तों, सामाजिक गुण। सामाजिक गुणों में दोस्तों प्रेम, दया, स्नेह, करुणा, सौहार्द, सहयोग, विनम्रता आदि गुणों का विकास करना भी दोस्तों किसके द्वारा होगा दोस्तों, ये धीरे धीरे जब चाहे बच्चा हो, बड़े हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो दोस्तों, जब एक अपने आश्रय स्थल में आवास में निवास करते हैं तो उनके बीच ये प्रवृत्तियां पनपना, एक सामाजिक गुणों का डेवलप होना, विकास होना, ये कहीं न कहीं आवास के माध्यम से ही होता है दोस्तों। कि प्रेम किसके साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ कैसे व्यवहार करना है दोस्तों, त्याग की भावना भी हमारे, दया की भावना भी, करुणा की भावना, सौहार्द की भावना, सहयोग की भावना दोस्तों ये किसके द्वारा होती है, सामाजिक गुणों के विकास इसी माध्यम से होता है। तो जब व्यक्ति घर में निवास करता है, घर में रहता है, तो ये भावना भी पनपती है। फिर बात आती है दैनिक आवश्यकताएं दोस्तों। किसकी बात कही जाए, दैनिक आवश्यकताएं। अब दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करने के लिए कहीं ना कहीं आवास की जरूरत होती है दोस्तों। बात करूं कि जैसे कि आज वर्तमान परिस्थितियां हमारी कैसी हैं, एलपीजी का अर्थात उदारीकरण, निजीकरण का दौर चल रहा है। क्लियर दोस्तों, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण जैसी परिस्थितियां हैं। पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का दौर चल रहा है। औद्योगिकरण, निजीकरण का दौर चल रहा है दोस्तों। शहरीकरण की ओर बढ़ावा चल रहा है दोस्तों। तो इस भागम भाग भरी जिंदगी में दोस्तों लोग कहां की ओर पलायन करते हैं, गांवों से शहरों की ओर जाते हैं, अर्थात अपने काम धंधों की ओर, काम धंधों के लिए भी, अपने व्यवसाय के लिए भी दोस्तों कहां की ओर पलायन करते हैं, अपनी नौकरी के लिए भी डेली आना जाना, ये सारी परिस्थितियां चलती हैं। तो कहीं ना कहीं उसे कुछ क्षणिक समय के लिए, उसे 4-6 घंटे के लिए कहीं ना कहीं एक आराम के लिए जरूरत पड़ती है। उस स्थल को हम उस आवास के अंतर्गत ही हम पूर्ण करते हैं दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि दैनिक आवश्यकताओं के लिए भी मनुष्य को आवास की आवश्यकता होती है। क्लियर हुआ दोस्तों। दैनिक आवश्यकता के बाद फिर आती है बात मनोरंजन की। दोस्तों मनोरंजन, जैसे मनोरंजन को भी मैं 2 पार्ट में बात के बताऊं कि हमें अपने परिवार, किसकी बात करूं, हमें अपने परिवार के साथ साथ हंसी मजाक। देखिए दोस्तों मनोरंजन 2 पार्ट से होता है। एक तो दोस्तों टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है, तो आजकल व्यक्ति कंप्यूटर के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से भी मनोरंजन प्राप्त करता है। लेकिन स्वस्थ मनोरंजन की बात करूं दोस्तों, किसकी बात करूं, स्वस्थ मनोरंजन की बात करूं, तो वह अपने परिवार में ही अच्छे से अपने आप को एक सही ढंग से अपने आप को क्या कर सकता है, मनोरंजन प्राप्त करता है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मनुष्य होता है, तो वो अपने परिवार के साथ हंसी मजाक करता है, तो जो उसको आनंद प्राप्त होता है वो उससे आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी से उतना आनंद प्राप्त नहीं होता है दोस्तों। इसको मैं 2 भागों में, ग्रामीण क्षेत्र की कंडीशन में या सुदूर क्षेत्र में बात के देखूं तो दोस्तों आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में परिस्थितियां उतनी अच्छी नहीं है कि जहां 2G, 3G, 4G जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों दोस्तों। वहां भी टेलीविजन की आज भी समस्या है, कई शहरों में आज भी विद्युत की समस्या है। जहां पर ऐसी स्थितियां नहीं रहती हैं तो वहां पर दोस्तों परिवार के साथ ही हंसी मजाक करके अपने फैमिली के साथ मिलकर ही आनंद प्राप्त किया जाता है, मनोरंजन किया जाता है। परंतु जो शहरी क्षेत्र है दोस्तों, शहरी क्षेत्र के बारे में यदि मैं चर्चा करूं तो यहाँ पर आपको पार्क भी मिलेंगे, थिएटर भी मिलेंगे दोस्तों। मनोरंजन के लिए टेलीविजन, कंप्यूटर, ये सारी चीजें सुविधाएं अवेलेबल होंगी दोस्तों। तो इस प्रकार का मनोरंजन दोस्तों कहां पर होता है, शहरी क्षेत्र में। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं क्रियाशीलता। तो 2 टाइप से इसको मैं बांटा था, शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र के अर्थात सुदूर क्षेत्र के रूप में। फिर क्रियाशीलता भी एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है दोस्तों, कि यदि आवास में रहकर ही, क्या दोस्तों,
आवास में रहकर ही मनुष्य अपनी क्रियाओं को संपन्न करता है। अब वो क्रियाएं भोजन पकाने का काम, नहाने का काम, धोने का काम, नहाने धोने अर्थात पढ़ने का काम, आराम करने का काम, साथ ही संतान उत्पत्ति का कार्य भी दोस्तों मनुष्य आवास में रहकर ही करता है। यदि पशु पक्षी भी दोस्तों होते हैं तो पक्षी भी अपना घोंसला संतान उत्पत्ति अर्थात अंडे देने के लिए, अंडों के माध्यम से उसका जनन प्रजनन के लिए आवास की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। तो क्रियाशीलता महत्वपूर्ण आवश्यकता के अंतर्गत लिया जाएगा। इसके बाद 7 पॉइंट दिया गया सम्मान और प्रतिष्ठा। दोस्तों आज की परिस्थिति में यदि हम वर्तमान परिस्थिति को देखें तो आज आवास के द्वारा ही मनुष्य अर्थात व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को देखा जाता है। जिस व्यक्ति का घर मकान जितना अच्छा सजा भरा भारी भरकम हवेली रूप में होता है उसको उसी सम्मान और दृष्टि से देखा जाता है दोस्तों। तो ये भी इस आवास की आवश्यकता के रूप में देखा जा सकता है। सम्मान। फिर बात आती है स्थायित्व। किसकी बात दोस्तों करेंगे? स्थायित्व। दोस्तों यदि हम आदिम काल से देखें कि आदिम काल में मनुष्य कैसा होता था, आदिमानव घुमक्कड़ प्रकृति का होता था दोस्तों। कैसा होता था? घुमक्कड़ प्रकृति का होता था और वह केवल क्या होता था? घूमता फिरता रहता था, अस्थायी प्रकृति के आवास बनाता था। कैसे बनाता था? अस्थायी। लेकिन धीरे 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 जैसे ही सभ्यता का विकास हुआ, क्या हुआ? सभ्यता का विकास हुआ। सबसे पहले पहिए की खोज की गई और पहिए की खोज और आग की खोज। दोस्तों 2 खोजों के बारे में पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि पुरापाषाण काल में और नवपाषाण काल में। यदि यहां से भी पूछ लिया जाए कि पुरापाषाण काल और एक होता है दोस्तों नवपाषाण काल। क्या होता है दोस्तों? नवपाषाण काल। अब बात आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि आग की खोज किस समय की गई थी? आग की खोज। क्लियर दोस्तों। और फिर बात आती है कि पहिए की खोज। किसकी खोज दोस्तों? पहिए की खोज भी पूछ जाती है। और इसी समय से फिर वो जानवरों को पालना और प्लस स्थायी निवास करना धीरे धीरे प्रारंभ कर दिया था। तो दोस्तों इसको याद करना है। पुरा मतलब पूरा, पूरा जल गया। आग जलेगी, आग से पूरा जल गया अर्थात पुरापाषाण काल में आग की खोज की गई थी। आग से पूरा जल गया, पूरा याद रखना। तो पुरापाषाण नई चीज का आविष्कार हुआ, नव आविष्कार अर्थात पहिए का आविष्कार किया गया था दोस्तों। तो पहिए की खोज की बात कही जाएगी तो कौन सा युग कहलाएगा? नवपाषाण काल। इसी समय से जैसे पहिए की खोज हुई, पहिए के साथ फिर धीरे धीरे जानवरों को पालने की प्रथा प्रारंभ हुई और धीरे धीरे कृषि करना प्रारंभ किया। और जब एक प्रक्रिया चलती गई तो मनुष्य ने एक स्थायी आवास की भी जरूरत समझी। तो इस दौरान हम कह सकते हैं कि आवास की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है स्थायित्व की। मनुष्य एक अपना स्थायी जीवन जीने के लिए भी आवास जरूरी समझता है। क्लियर दोस्तों। इसके बाद आती है शारीरिक एवं सामाजिक विकास। जैसे कि हम साइकोलॉजी में भी दोस्तों आप पढ़ते हैं और इसके पहले मैंने परिवार वाले टॉपिक में भी पढ़ाया था कि शारीरिक और मानसिक विकास अर्थात जिस वातावरण में बच्चा रहेगा और उसका आवास जैसे वातावरण में रहेगा दोस्तों तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास, शारीरिक विकास के लिए वहां की जलवायु डिपेंड करेगी दोस्तों और सामाजिक विकास के लिए वहां का वातावरण भी इंपोर्टेंट भूमिका निभाता है और उसके लिए भी आवास की आवश्यकता होती है दोस्तों। क्लियर हुआ? तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए भी हमें आवास की आवश्यकता होती है। क्लियर दोस्तों। इस शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए कंडीशन और हो सकती है कि जैसे मनुष्य का सामाजिक विकास कैसे होगा। अब यदि वो जैसे वातावरण में रहेगा उसी प्रकार से वो एक सुयोग, कर्मठ, लगनशील, जुझारू, इस प्रकार से जो उसके अंदर गुण डेवलप होते हैं दोस्तों, ईमानदारी का, जागरूकता का, ये नागरिकता का, ये जो गुण डेवलप होते हैं तो दोस्तों वो किसके द्वारा? सामाजिक विकास के द्वारा ही होते हैं। इसलिए इन की पूर्ति के लिए भी आवास की आवश्यकता होती है। इसमें एक क्वेश्चन आता है मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा। दोस्तों क्या बात कही जाएगी? मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा भी मनुष्य एक अपने आश्रय स्थल में ही क्लियर कर पाता है, क्योंकि नहीं तो उसको डर और भय बना रहता है। यदि भूकंप आएगा और मनुष्य का एक आवास नहीं होगा या बाढ़ आती है, वर्षा होती है, तूफान आता है दोस्तों, इस प्रकार की जो घटनाएं घटित होती हैं, इस स्थिति के लिए उसको मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा भी हमें कहां से प्राप्त होती है दोस्तों? आवास से मिलती है। तो ये दोस्तों कुछ आपसे पूछी जा सकती है कि आवास की आवश्यकता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। इसके बाद इसी में हम देखेंगे दोस्तों कि आवास के लिए आवश्यक सामग्री और उसके लिए औजार। तो दोस्तों अभी हमने देखा था कि आवास की आवश्यकता। अगला इसी में टॉपिक है, इसमें दिया गया है आवास के निर्माण में आवश्यक सामग्री और औजार। आवास का निर्माण और उसी के साथ एक शब्द और जुड़ा है, उत्तम आवास।
किसकी बात दोस्तों? उत्तम आवास। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि उत्तम आवास। तो उत्तम आवास के लिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात होती है, अब इसमें आ जाता है कि उत्तम आवास को बनाते समय या निर्माण करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट तो रहता है दोस्तों, जो घर अर्थात हमारा मकान होना चाहिए वो आरामदायक होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। नीचे से यदि हम मजबूत नहीं बनाएंगे दोस्तों तो वो मकान सुरक्षित नहीं रहेगा, वो सुरक्षित नहीं रहेगा और आरामदायक भी होना चाहिए। आरामदायक से तात्पर्य क्या रहेगा दोस्तों? आरामदायक से तात्पर्य इस सारे पॉइंट मैंने निर्धारित किए गए हैं। अब बात आती है कि हमें एक ऐसा मकान होना चाहिए, अर्थात उत्तम आवास की कंडीशन होती है कि उस मकान में जल की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। किसकी दोस्तों? जल की। अब जल की कैसी? जल दोनों प्रकार से होता है, जल निकासी की भी और जल आगमन की भी, अर्थात हमें शुद्ध जल कैसे प्राप्त हो सके इसकी भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए दोस्तों। और जल के निष्कासन की, अर्थात जो गंदा जल है तो जल के निष्कासन की प्लस अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन की भी एक समुचित व्यवस्था होनी चाहिए उत्तम आवास के अंतर्गत। क्लियर दोस्तों? इसके बाद बात आती है हवा या वायु, अर्थात यदि अच्छा आवास बनेगा, हम उत्तम आवास की बात करते हैं, आरामदायक आवास चाहिए, तो हमें अपने आवास को ऐसा बनाना चाहिए कि चारों तरफ से उसको हवा की पर्याप्त व्यवस्था हो दोस्तों। उसके लिए खिड़की, दरवाजे, बरामदा, ये सारी व्यवस्थाओं को हमें अपने आवास में समाहित करना चाहिए। क्लियर हुआ दोस्तों? इसके बाद तीसरा पॉइंट दिया है प्रकाश। तो आवास ऐसा भी होना चाहिए कि जिसमें प्रकाश की भी समुचित व्यवस्था हो। ऐसा ना हो मकान कि मकान पूरी तरह से बंद हो और रोशनी नहीं आ पाती है दोस्तों। इसका एक महत्वपूर्ण कारण होता है, क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया प्रकाश, अब प्रकाश भी बहुत महत्वपूर्ण क्रिया के अंतर्गत आता है उत्तम आवास के लिए दोस्तों। ये महत्वपूर्ण बात होती है आज के वर्तमान समय में, जैसे हम इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं आवास निर्माण के लिए, तो दोस्तों इन सारी चीजों के ध्यान रखा जाता है कि जो मकान है उस मकान में चारों तरफ से रोशनी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। किसकी दोस्तों? रोशनी अर्थात प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए पर्याप्त रोशनदान लगाए जाते हैं दोस्तों, पर्याप्त खिड़कियां होती हैं दोस्तों, और इसके लिए पोर्च और सारी व्यवस्था होती है जहां से रोशनी आ सकती है दोस्तों। यहां से एक क्वेश्चन और मैं बताना चाह रहा था कि जो रोशनी अर्थात प्रकाश की बात करते हैं, तो दोस्तों जैसा मैं बता रहा था कि प्रकाश की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि यदि प्रॉपर प्रकाश हमारे कमरों के अंदर आता है तो जिससे इसके अंदर पनपने वाले कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए पर्याप्त मात्रा में हवा की उपलब्धता होना चाहिए, जल की उपलब्धता होना चाहिए, और ये सारी उपलब्धता, तो प्रकाश और हवा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद विद्युत की भी, उत्तम आवास के लिए हमें विद्युत की भी सप्लाई प्रॉपर वे में होना चाहिए। क्लियर दोस्तों? इसके बाद ये भी बात बताई गई है कि जब अच्छा आवास बनेगा तो उसमें दरवाजे और खिड़कियों का भी एक समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। और इसमें हम कहें कि इसमें अच्छी सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए, अच्छी सामग्री का भी उपयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों एक कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, ध्यान रखने वाली बातें यदि पूछ ली जाए तो उत्तम आवास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां कौन कौन सी होती, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्लियर दोस्तों? इसके बाद देखेंगे निर्माण में आवश्यक सामग्री के बारे में। इसके बारे में दोस्तों निर्माण सामग्री की चर्चा करूंगा। अब निर्माण सामग्री में दोस्तों आप लोग जानते हैं कि देश के जैसे जैसे भिन्न भिन्न क्षेत्र होंगे। अब दोस्तों एक चीज समझना, निर्माण सामग्री अब देश के भिन्न भिन्न भागों में अर्थात अलग अलग स्थानों पर बात करें कि देश के भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग क्षेत्रों में वहां की जलवायु दोस्तों, वहां की जलवायु, ये चीज याद रखना, वहां की जलवायु देश के अलग अलग स्थानों या भागों या क्षेत्रों, वहां की जलवायु के आधार पर ही वहां अर्थात वहां की जलवायु, वहां की स्थलाकृति कैसी है, पर्वतीय है, पहाड़ी है, बनी है, घासी है, किस प्रकार की जलवायु हो, किस प्रकार की स्थलाकृति है, उसके आधार पर ही भवन निर्माण में सामग्री प्रयुक्त होती है। भवन निर्माण में सामग्री प्रयुक्त होती है। जैसे अभी मैं चर्चा करूंगा टोटल आवास, मनुष्य के आवास में कि जो बेसिक आवास होते हैं, फिर जो जनजातीय आवास होते हैं कि आपके जैसे कहूं बर्फीले क्षेत्र में निवास कर, बर्फीले क्षेत्र के आवास होंगे जो बर्फ से बने होंगे या मनुष्य की चमड़े से बने होंगे दोस्तों। या हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर दोस्तों लकड़ी का यूज किया जाता है, वहां पर पत्थर का यूज किया जाता है। यदि हम जलीय आवास की भी बात करें, जहां पर जैसे असम साइड की बात करेंगे तो वहां पर बड़े बड़े केवल बांस, डंडों, बल्ली और लट्ठों का ही उपयोग करें। तो इस चीज को समझना, देश के भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग क्षेत्रों में वहां की जलवायु और स्थलाकृति
अर्थात वहां का स्थल, स्थलाकृति के आधार पर भी भवन निर्माण के लिए सामग्री अलग अलग होती है। अब इसके लिए दोस्तों बताने वाले, जैसे सारी ही सामग्री ईंट, पत्थर, चूना पत्थर, आपका सीमेंट हो गया, सरिया हो गया, लकड़ी, लट्ठे, जितनी भी चारे संगमरमर हो गए, घास फूस हो गए, कांच, प्लास्टिक, ये सारी की सारी वस्तुएं किसके लिए उपयोग होती हैं दोस्तों? एक मकान निर्माण के लिए, अर्थात आवास के लिए उपयोगी होते हैं दोस्तों। क्लियर हुआ? इसमें क्वेश्चन पूछा। इसके बाद औजार शब्द एक आया है। क्या आया दोस्तों? औजार। ज्यादातर लोग हम ग्रामीण क्षेत्र से भी बिलोंग करते हैं और बहुत से लोग शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों मकान सभी ने बनवाया होगा। क्या होगा? मकान सभी ने बनवाया होगा। तो उसके लिए आपको पता है दोस्तों कि कोदाल हुआ, फावड़ा हुआ, गैंती हुई, शब्बल हुआ, दरमट हुई, गुनिया हुई, फंटी हुई, जितने भी दोस्तों जो मिस्त्री यूज करता है वो सारी जो भी औजार रहते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत लिए जाएंगे? औजार के अंतर्गत। क्लियर दोस्तों? तो औजार भी आप अपनी बुक से कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर दोस्तों? इसके बाद हम देखेंगे मनुष्य के आवास और स्वच्छता और शौचालय की बात। क्लियर दोस्तों इसी टॉपिक के अंतर्गत, आवास के अंतर्गत ही हमारा एक टॉपिक दिया गया, शौचालय की स्वच्छता, परिवेश वातावरण की साफ सफाई और अच्छी आदतें। इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में मनुष्य के आवास की चर्चा करूंगा दोस्तों। अब बात आती है शौचालय की स्वच्छता। अब ये शब्द आया कि शौचालय, शौचालय से तो सभी लोग परिचित होंगे दोस्तों, जानते हैं कि शौचालय एक ऐसी सुविधा या कक्ष होता है दोस्तों, आपको देखना है दोस्तों, शौचालय एक ऐसी सुविधा या कक्ष होता है। देखिए दोस्तों, शौचालय क्या होता है? एक ऐसी सुविधा या कक्ष होता है जो मानव के मलमूत्र, देखिए दोस्तों इस चीज को समझना, शौचालय एक ऐसी सुविधा है, यह एक कक्ष है, अर्थात एक कमरा होता है, एक छोटा सा भाग होता है जो मानव के मलमूत्र की एक समुचित व्यवस्था के लिए उपयोगी होता है। समुचित व्यवस्था, देखिए क्या होता है दोस्तों? समुचित व्यवस्था के लिए प्रयोग में किया जाता है, के लिए प्रयोग में लिया जाता है। देखिए दोस्तों, तो ये बात क्लियर हुई कि शौचालय है क्या चीज? तो शौचालय एक ऐसी सुविधा या कक्ष है जो मानव के मलमूत्र की समुचित व्यवस्था के लिए प्रयोग में किया जाता है। इसको हम शौचालय कहते हैं। क्लियर दोस्तों? अब शौचालय के लिए कब कब प्रयास किए गए, अर्थात स्वच्छता के लिए हमारी भारत सरकार के द्वारा काफी अहम प्रयास किए गए हैं दोस्तों। यदि बात करें 1999 की सरकार के दौरान, क्लियर दोस्तों, 1999 में संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम दोस्तों? संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया था। क्या चलाया गया था? संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया था। उसी के बाद हमारे प्रधानमंत्री पीएम मनमोहन सिंह जी द्वारा इसी का नाम बदलकर निर्मल भारत अभियान कर दिया गया था। तो दोस्तों यदि आ जाए कि 1 अप्रैल 1999 में संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? निर्मल भारत अभियान कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था दोस्तों? निर्मल भारत अभियान कर दिया गया था। इसी के बाद अब वर्तमान में बात कही जाएगी कि स्वच्छता के लिए अभी कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है दोस्तों, स्वच्छता के लिए। तो दोस्तों स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए, इसको दोस्तों स्वच्छता और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए 2 अक्टूबर, कब दोस्तों? 2 अक्टूबर 2014 है। इस चीज को याद रखना। कब दोस्तों? 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा, दोस्तों याद रखना है कि स्वच्छ भारत अभियान, उसका नाम क्या कर दिया गया था? स्वच्छ भारत अभियान। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, अभी बनेगा कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत
2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी के द्वारा इस योजना का प्रारंभ किया गया था। क्या किया गया था दोस्तों? इस योजना का प्रारंभ किया गया था। अब इस स्वच्छ भारत अभियान का यदि स्लोगन पूछा जाए, एक कदम स्वच्छता की ओर। क्या था? एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छता की ओर। तो दोस्तों ये चीज भी याद रखना, एक कदम स्वच्छता की ओर का स्लोगन किस अभियान का था? वो स्वच्छ भारत अभियान का था। दोस्तों इस अभियान के अंतर्गत टारगेट रखा गया था कि गांधी जी की 150वीं जयंती पर, कब दोस्तों? गांधी जी की 150वीं जयंती अर्थात 2019 तक क्या करना था दोस्तों? 2019 तक भारत को शौच मुक्त करना था। क्या करना था दोस्तों? 2019 तक भारत को शौच मुक्त करना अर्थात ओडीएफ करना था। क्लियर दोस्तों? ये बात कही गई थी, इसका उद्देश्य रखा गया था और लगभग 2 करोड़ शौचालय बनाने का भी लगभग लक्ष्य रखा गया था। और इसका उद्देश्य भी यही था दोस्तों कि अर्थात बाहर खुले में शौच के में कमी लाना और इसको धीरे धीरे समाप्त करने का भी लक्ष्य रखा गया था दोस्तों। इसमें एक क्वेश्चन यदि आ जाए कि इसके लिए, इस योजना के लिए 1.96 लाख, याद रखना है, लाख रुपए की लागत से इसके लिए शौचालयों का निर्माण कराया गया और लगभग 1.2 करोड़, याद रखना, 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराया गया है। क्या कराया गया दोस्तों? 1.2 करोड़ शौचालय का निर्माण इसके तहत कराया गया। क्लियर हुआ दोस्तों? तो याद रखना कब किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को। लक्ष्य कब तक का रखा गया? 2019 तक को। अब इसको बंद कर दिया गया, समाप्त हो गया। 5 वर्षों का ये टारगेट था स्वच्छ भारत अभियान के तहत। क्लियर दोस्तों? और इसका स्लोगन था एक कदम स्वच्छता की ओर। क्लियर दोस्तों? ये हुई हमारी इसके बारे में। इसके बाद अगला इसी में रहेगा परिवेश या वातावरण की साफ सफाई एवं अच्छी आदतें। तो दोस्तों अभी हमने शौचालय की स्वच्छता अर्थात स्वच्छता की बात कही गई है दोस्तों, साफ सफाई की बात कही है। इसी में दोस्तों एक स्वच्छता सर्वेक्षण की भी आपसे बात कही जा सकती है कि भारत में स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत कब से की गई? स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत कब से की गई है दोस्तों? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत कब से की गई है? तो दोस्तों याद रखना 15 फरवरी 2016। कब से करी गई है दोस्तों? 15 फरवरी 2016। एक डेट यदि भूल जाए तो दोस्तों 16 याद रखना या 15-16 याद रखना। 15-16 और 15 फरवरी 2016 से शुरुआत की गई थी। क्लियर? अब स्वच्छता सर्वेक्षण कराता कौन सा विभाग है दोस्तों? ये पूछा जा सकता है। तो आवास और शहरी मामले के मंत्रालय, कौन सा दोस्तों? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोस्तों कौन सा मंत्रालय हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण, तो हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं दोस्तों? आवास। तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत 2016 से की गई थी दोस्तों। तो अभी 5वीं बार की गणना हुई है। 2020 भी स्वच्छता सर्वेक्षण के आंकड़े, तिमाही आंकड़े आए, जिसमें इंदौर फिर से 10 लाख से अधिक आबादी वाला दोस्तों शहर बना हुआ है। लगातार 2019 तक तीसरी बार था, अभी चौथी बार हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो लगातार 3 या चौथी बार से अभी इंदौर ही प्रथम स्थान पर दोस्तों स्वच्छता के मामले में प्रथम है, जो 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहर है। क्लियर दोस्तों? तो 2016 से लेकर अभी 5वीं बार स्वच्छता सर्वेक्षण के आंकड़े। अब इसमें दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि अभी वर्तमान में मंत्री कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी। कौन है दोस्तों? हरदीप सिंह पुरी। यदि आ जाए आपसे दोस्तों कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। तो इनका भी नाम याद रखना। क्लियर दोस्तों? ये स्वच्छता के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें 1-2 फैक्ट और देखिए। अब स्वच्छता और साफ सफाई का भी टॉपिक चल रहा है, तो स्वच्छ भारत अभियान तो आपसे क्लियर हो गया। कब प्रारंभ हुआ? तो आपको 2014 से प्रारंभ हुआ। इसमें हाथ धुलाई, तो विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? याद रखना, विश्व हाथ धुलाई दिवस। कौन सा दिवस दोस्तों? विश्व हाथ धुलाई दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी याद रखना।
याद रहेगा दोस्तों, विश्व हाथ धुलाई दिवस। इसी में दोस्तों विश्व हाथ धुलाई दिवस के साथ हम शौचालय की बात करी गई तो विश्व शौचालय दिवस भी पूछा जा सकता है। कौन सा दोस्तों? विश्व शौचालय दिवस। शौचालय दिवस। देखिए दोस्तों, यदि आपसे हाथ धुलाई दिवस 15 अक्टूबर है तो 15 के बाद अक्टूबर के बाद नवंबर की याद रखना, 19 नवंबर याद रखना। 15 और 15 के बाद पहले हाथ धोएंगे, हाथ के बाद विश्व शौचालय दिवस की भी बात करी गई तो दोस्तों अक्टूबर और नवंबर की बात करी गई। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों परिवेश और वातावरण की साफ सफाई एवं अच्छी आदतें। अब दोस्तों इसमें मैंने कहा कि वातावरण की साफ सफाई और अच्छी आदतें, ये आप भली भांति जानते हैं दोस्तों। यदि हमें अपने वातावरण को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है, तो उसके लिए सबसे पहला कर्तव्य मनुष्य का बनता है दोस्तों, कि मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है उसकी जागरूकता है कि उसे हमें अपने आसपास, अपने आस पड़ोस को स्वच्छ रखना है, साफ सुथरा रखना है, तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। तो पहली हम बात करेंगे कि हमारी एक अच्छी आदत के अंतर्गत ये होना चाहिए कि हमें अपने आसपास की बात, अपने आसपास के पर्यावरण अर्थात वातावरण को साफ रखना चाहिए। इसके लिए हमारी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्लियर दोस्तों। इसके बाद दूसरा होता है कि यदि साफ सफाई होगी अर्थात जितना हमारा वातावरण, जितना हमारा आस पड़ोस साफ सुथरा होगा उतना ही हम रोगों पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहली बात कही है कर्तव्य या जिम्मेदारी की बात कही है, इसकी जिम्मेदारी। दूसरी बात मैंने कही है कि रोगों से मुक्ति या रोगों पर नियंत्रण। तो दोस्तों जितना वातावरण साफ सुथरा होगा, स्वच्छ होगा, वहां पर रोगों पर उतना ही नियंत्रण होगा। क्लियर दोस्तों। इसके बाद तीसरी बात यदि हम करते हैं विद्यालय की, किसकी बात करते हैं दोस्तों? विद्यालय। तो विद्यालय में भी साफ सफाई के लिए हमें बहुत जागरूक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, हर प्रकार के बच्चे वहां पर जाते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हमें सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सफाई अर्थात वहाँ के शौचालयों का, वहाँ की बाथरूम्स का बहुत हमें ध्यान देना चाहिए। क्लियर दोस्तों। तो विद्यालयों में भी हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। क्लियर। इसके बाद यही हम एक बात और कर सकते हैं दोस्तों, यदि हमारे मोहल्ले की नालियां गंदी पड़ी हुई हैं तो हम नगर पार्षद, नगर पालिका, नगर निगम को सूचित करके उनकी समुचित व्यवस्था कराएं, उनकी साफ सफाई कराएं दोस्तों। तो ये भी कर सकते हैं नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम, इनको, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। क्लियर दोस्तों। इन वस्तुओं को, इन अर्थात इन चीजों को सूचना देकर, इन एजेंसियों को सूचना देकर दोस्तों हम अपने आस पड़ोस की सफाई कर सकते हैं, नालियों की सफाई कर सकते हैं, जिससे हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों फिर हम जहां प्रतिदिन रहते थे घर की बात करें तो घर में भी प्रतिदिन हमें अपने शौचालय और स्नानागार, कहां पर दोस्तों? हमें अपने घर के भी शौचालय, किसकी बात करेंगे? शौचालय और स्नानागार की भी प्रतिदिन क्या करना चाहिए? प्रतिदिन साफ सफाई करनी चाहिए। क्लियर दोस्तों। तो घर की भी बात कही गई है। इसके बाद आवासीय बस्तियों की भी बात कही जाएगी। किसकी बात दोस्तों? आवासीय बस्तियों की भी बनावट की एक समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भी कॉलोनियां डेवलप की जाए, जो भी आवास बस्तियां डेवलप की जाए, तो उसमें रोशनी की, जल निकासी की, अवशिष्ट पदार्थों की निकासी की, इन सारी चीजों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। क्लियर दोस्तों। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमें अपने वातावरण को स्वच्छ साफ रखना है और हमें अपने जीवन में अच्छी आदतों को अपनाना है। तो इन कुछ कंडीशंस को हमें अपने जीवन में उतारना होगा। क्लियर दोस्तों। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो इस टॉपिक से इंपोर्टेंट थी। अब देखेंगे दोस्तों मानव के महत्वपूर्ण आवासों की चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसे कि अब बात कर रहा हूं दोस्तों मनुष्य एवं जनजातियों के आवास। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? मनुष्य या जनजातियों के आवास। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे आवास बात करेंगे, जैसे मिट्टी के घरों की भी चर्चा कर रहे हैं, इग्लू की भी बात करेंगे। इग्लू का नाम सुना होगा दोस्तों, अर्थात ठंडे प्रदेशों में, अर्थात बर्फीले क्षेत्रों में जो निवास होते हैं, बर्फ के घर होते हैं। इग्लू अर्थात बर्फ के घर भी बोलते हैं, बर्फ के घर। क्लियर दोस्तों। पत्थर और लकड़ी के घर कहां पर होते हैं? जैसे दोस्तों जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जहां भूकंप जैसी स्थितियां आती हैं, वहां पर पत्थर और लकड़ी के घर की भी बात करें। बांस और लकड़ी के घर जैसे असम वाला क्षेत्र होता है दोस्तों, असम में बाढ़ जैसी स्थिति होती है तो वहां पर बांस और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं।
हाउस बोट और डोंगे की भी बात करेंगे। हाउस बोट भी दोस्तों यहाँ पर हमारे जहाँ पर पानी होता है, अर्थात स्थानीय निवासियों के द्वारा जो बनाए जाते हैं दोस्तों, अर्थात जहाँ तैरते हुए बनाए जाते हैं एक बोट में। तो जैसे इस प्रकार के हमारे जम्मू कश्मीर और केरल में हमारे देखेंगे। डोंगे भी इसी प्रकार के होते हैं दोस्तों, टेंट से बने घर, ये अस्थायी घर होते हैं दोस्तों। हवेली की भी बात करूंगा, हवेली या महल के बारे में। योर्क, ओर्स, ऑन, क्रॉल, तिपी, बुशमैन, पिग्मी और एजमा, ये कुछ जनजातियों के आवास स्थल है दोस्तों। किस क्षेत्र में होता है, किस क्षेत्र से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, क्लियर। तो बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले मिट्टी के घरों के बारे में। किसके बारे में? तो दोस्तों हमारा भारत एक, पहली बात तो कृषि प्रधान देश है और गांवों का भी देश है। यदि हम बात करते हैं, जैसे अभी वर्तमान में भी स्थितियां बार बार कही गई हैं कोरोना जैसी महामारी के समय में कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो हमें भारत की लगभग 70% आबादी जो गांव में निवास करती है, कहां पर दोस्तों? जो गांव में निवास करती है दोस्तों, उनको आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, अर्थात कुटीर और लघु उद्योगों पर हमें फोकस करना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों, इसकी भी बात कही गई। यही बात है मिट्टी के घर। तो दोस्तों जो मिट्टी के घर हैं भारत में गांव में अधिकतर देखने को मिलेंगे। कहां पर दोस्तों? गांव में मिट्टी के घर अधिकतर देखने को मिलते हैं। इसमें मिट्टी की मोटी दीवारें बनाई जाती हैं दोस्तों। क्या बनाई जाती है? मिट्टी की मोटी दीवार। क्योंकि दोस्तों गांव में स्पेस बहुत अधिक रहता है, अर्थात जमीन की हमें कमी नहीं होती है। जबकि इसकी तुलना में हम शहर की बात करें तो शहरों में अधिकतर जो मकान बनाए जाते हैं दोस्तों, वो किसके बनाए जाते हैं दोस्तों? सीमेंट और ईंटों के बनाए जाते हैं। क्लियर दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमें ज्यादा से ज्यादा दीवार 9 इंची ही बनाते हैं, इससे मोटी दीवार का उपयोग नहीं करते। लेकिन गांव में जो दीवारें बनती है दोस्तों, 18-18, 2-2 फीट, 3-3 फीट की मोटी दीवारें बनाई जाती हैं दोस्तों, जो किसकी बनी होती है दोस्तों? पत्थर और मिट्टी की बनी होती है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के घर हमें कहां पर देखने को मिलते हैं? गांव में मिलते हैं। और हमारी सभ्यता भी कहां पर निवास करती है दोस्तों? गांव में। इसमें यूज किसका किया जाता है? लकड़ी का भी यूज किया जाएगा दोस्तों, पत्थर का यूज किया जाता है। साथ ही इसमें पोतने और लीपने के लिए नीम की जो लकड़ी होती है, नीम की पत्तियां होती है, प्लस गोबर का। अब दोस्तों इसमें बात आती है कि गोबर का लीपना क्यों इसमें किया जाता है? गोबर का लीपन जो दोस्तों होते हैं, जो कीड़े मकोड़े ना लगे, अर्थात दीमक वगैरह ना लगे, क्योंकि मकान यदि मिट्टी का बनाएंगे दोस्तों दीमक लग जाएगी, दीमक लगेगी तो मकान को क्षतिग्रस्त कर देगा। तो इसलिए उसको दूर करने के लिए नीम की कीकर बोलते हैं दोस्तों, प्लस उसमें गोबर का लिपाई पुताई करते हैं दोस्तों। इसकी लिपाई पुताई करने से जो दीमक होती है कि मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, वो नहीं लगती है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ कच्चे मकानों में फर्श पर लिपाई पुताई किससे की जाती है दोस्तों? गोबर से की जाती है। किससे की जाती है दोस्तों? गोबर से की जाती है। और ज्यादातर चिकनी और जलोढ़ मिट्टी से बनाए जाते हैं दोस्तों। किससे बनाए जाते हैं? चिकनी और जलोढ़ मिट्टी से बनाए जाते हैं। क्लियर दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे आप इग्लू या बर्फ के बने घर के बारे में। दोस्तों सेकंड है हमारे इग्लू। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत महत्वपूर्ण रहती है दोस्तों, क्योंकि इग्लू के बारे में यदि आपसे पूछा जाए इग्लू होते क्या है, तो मैंने अभी बताया था कि ये बर्फ के घर होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? बर्फ के घर। अब इसके लिए यदि क्षेत्र पूछा जाता है तो आर्कटिक क्षेत्र। आपको पता है दोस्तों, जो हमारा बर्फ से हमेशा ढका रहता है, कौन सा क्षेत्र? आर्कटिक क्षेत्र में। और आर्कटिक क्षेत्र के खुला क्षेत्र है जो कनाडा और ग्रीनलैंड भाग है दोस्तों। कनाडा और ग्रीनलैंड ये याद रखना दोस्तों कि जो हमारी इग्लू प्रकार का आवास होता है और वो कहां पर किस क्षेत्र में पाया जाता है? आर्कटिक क्षेत्र। आर्कटिक क्षेत्र का कनाडा और ग्रीनलैंड का जो खुला क्षेत्र होता है, जिस शब्द आ जाता है कि कनाडा और ग्रीनलैंड के खुले क्षेत्र में इग्लू प्रकार के आवास पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? इग्लू प्रकार के। अब यदि पूछ लिया जाए कि किस जनजाति के द्वारा इस प्रकार के आवास बनाए जाते हैं, तो दोस्तों एस्किमो जनजाति। और एस्किमो जनजाति वहां शिकार करने के लिए जाती है, तो अपने आपको एक आश्रय स्थल के रूप में बर्फ के घर बनाती है और वहां पर अस्थायी घर बनाती है दोस्तों। फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आर्कटिक क्षेत्र के बाद इसका आकार कैसा होता है दोस्तों? गुम्बदनुमा आकार का होता है। जो ये बर्फ का बना होता है दोस्तों, आप देखेंगे आप नेट पे डाल के, तो इस प्रकार से गुम्बदनुमा होता है। यहाँ पर छोटा सा बिल रहेगा, तो एक गुम्बदनुमा आकार का रहेगा दोस्तों, और यहाँ से मात्र एक छोटा सा बिल रहेगा। तो दोस्तों बर्फ का होता, और ये ऐसा गुम्बदनुमा क्यों बनाया जाता? क्योंकि यहाँ पर बर्फ हमेशा बनती। तो दोस्तों यहाँ से छोटा सा प्रवेश करने के लिए होता है, क्योंकि इसमें बर्फ गिरेगी तो वो सीधी सीधी फिसल के आपकी इसके किनारों पर सीधी सीधी गिरती जाएगी। क्लियर दोस्तों। और हवा का जो प्रभाव होता है उसके लिए भी इंपोर्टेंट होता है कि हवा का प्रभाव सीधे ऐसे क्रॉस करता है। क्लियर दोस्तों। तो इग्लू कैसा होता है? यदि पूछा जाए, इग्लू आवास गुम्बद के आकार का होता है। कैसा होता है दोस्तों? गुम्बद के आकार का। अभी किसके द्वारा? तो ये इनुइट समुदाय होता है, इसी के नाम पर इसका नाम इग्लू पड़ा है दोस्तों। ये इनुइट समुदाय के द्वारा इस प्रकार के आवास स्थलों को बनाया जाता है, इसलिए इन्हें नाम क्या दिया गया दोस्तों?
इग्लू दिया जाता है। एक क्वेश्चन और पेपर में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि इसके बाहर का और इसके अंदर का टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों। तो जो वहां का टेम्परेचर होता है लगभग -47 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बाहर का टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों, -47। यदि इसके अंदर के टेम्परेचर की बात करते हैं दोस्तों तो -7 से लेकर के -60 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। कितना होता है, -7 से -16। और यदि बाहर के टेम्परेचर की बात करते हैं 47। अब यहाँ का टेम्परेचर किसके द्वारा इतना कम होता है दोस्तों, जो मनुष्य इसके अंदर रहता है। तो मनुष्य अपनी शारीरिक टेम्परेचर के द्वारा ही इसके अंदर के टेम्परेचर को इतने में परिवर्तित कर लेता है दोस्तों। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। क्लियर हुआ। और ये हवा को रोकने का कार्य करता है, मैं बता चुका हूं। तो दोस्तों यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। अब देखेंगे अगला पत्थर और लकड़ी। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे पत्थर और लकड़ी के घर। दोस्तों किसकी बात करते हैं, पत्थर और लकड़ी के घर। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है, यूपीटीटी सीटीटी में। दोस्तों पत्थर और लकड़ी के घर पहाड़ी क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। कहां पर बनाए जाते हैं दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर का लद्दाख वाला क्षेत्र होता है दोस्तों। कहाँ का, लद्दाख। तो याद रखना है, पहाड़ी क्षेत्रों में किसके घर बनाए जाते हैं, पत्थर और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में बनाए जाते हैं। 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं। कैसे दोस्तों, 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं। और 2 मंजिला घर बनने का मेन रीजन होता है कि जो नीचे का होता है उसमें पशु पक्षियों का निवास होता है, और जो ऊपर का होता है ऊपर के में मनुष्य अपना आवास बनाता है। क्लियर दोस्तों। तो यदि आया 2 मंजिला प्रकार के घर कहाँ बनाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। क्लियर दोस्तों। नीचे के मंजिला में कौन रहता है दोस्तों, पशु पक्षियों का निवास होता है, और ऊपर वाले में कौन निवास करता है दोस्तों, मनुष्य अपना निवास बना। इन घरों का आकार दोस्तों इस प्रकार से होता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा का प्लस बर्फ का डर होता है, जिसके कारण से यदि बर्फ पड़ती है तो वो फिसल करके नीचे गिरती रहे। इस प्रकार से इनके ढाल बनाए जाते हैं घरों के। क्लियर दोस्तों। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पत्थर और लकड़ी के घर कहाँ बनाए जाते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद दोस्तों यहीं से बनता है बांस और लकड़ी के घर की बात करें। पत्थर और बांस और लकड़ी के घर भी यदि आपसे पूछे जाएंगे तो असम क्षेत्र याद रखना। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, असम। और असम में बांस और लकड़ी के बनाए जाते हैं लगभग 10 से 15 फीट। ये भी पूछ लिया जाए कि जो बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं दोस्तों, कौन से, जहां पर अधिक वर्षा होती है और बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं, कौन से, बाढ़ और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पर बांस और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं दोस्तों। और ये हमारे भारत के असम राज्य में लगभग 10 से 15 फीट की ऊंचाई पर एक आवास बनाए जाते हैं कि जमीन जैसे जल भरा हुआ, जल के ऊपर अच्छे मोटे मोटे लट्ठों के द्वारा, और 10 से 15 फीट की ऊंचाई पर इसका जो फर्श भी होता है वो भी लकड़ी का होता है, और इसकी जो छत भी होती है दोस्तों वो भी लकड़ी और घास फूस की होती है। क्लियर दोस्तों। इसके बाद बात आती है हाउस बोट। किसकी बात दोस्तों, हाउस बोट। हाउस बोट भी एक लकड़ी का बना हुआ घर होता है, जो हमारे नदी, झील और तालाबों में बनाए जाते हैं। इसकी दोस्तों अधिकतर हमारे कहां पर है, जम्मू कश्मीर और केरल राज्य, 2 जगह पर इस प्रकार के हाउस बोट देखने को मिलते हैं। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कहां पर है, जम्मू कश्मीर और केरल में। ये नक्काशीदार बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं दोस्तों, नक्काशीदार बनाए जाते हैं। तो ये भी याद रखना। और जल में तैरते रहते हैं, वहां के स्थानीय निवासियों के द्वारा बनाए जाते हैं। दोस्तों डोंगे यदि पूछे जाए, डोंगे प्रकार के ये घर कहां पर पाए जाते हैं दोस्तों, ये भी याद रखना है, जम्मू कश्मीर में। कहां पर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। तो डोंगे की भी बात करना है। टेंट के बारे में भी आपसे पूछा जाए, टेंट से बने घर दोस्तों कहां पर होते हैं, तो टेंट से घर बने दोस्तों अस्थायी प्रकार के घर होते हैं। यदि टेंट के बारे में आ जाए, किस प्रकार का घर होता है दोस्तों, ये अस्थायी प्रकार का होता है। कुछ समय के लिए टेंट के द्वारा एक तंबू बना करके इस प्रकार के आवास को निर्मित किया जाता है, और कार्य पूरा होने के बाद इसका विघटन कर दिया जाता है। क्लियर दोस्तों। इसके बाद आता है हवेली या महल, जो हमारे प्राचीन काल से ही दोस्तों हम देखते हैं कि राजा महाराजाओं के घर या वर्तमान में बहुत बड़े बड़े लोगों के घर जो बनाए जाते हैं दोस्तों, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, हवेली या महल कहते हैं। क्लियर दोस्तों। एक कुछ हमारे महत्वपूर्ण आवास थे। इसके बाद जो कुछ जनजातियों के आवास की भी चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके बाद 4 नाम फिर आए कि थोड़ा जनजाति के, विश्व लेवल की जनजातियों के, थोड़ा इसको ध्यान से देखना। योर्त यदि आ जाए दोस्तों, योर्त आवास किसका है, तो योर्त आवास खिरकी जनजाति का है। और ये खिरकी जनजाति दोस्तों कहाँ रहती है, मध्य एशिया।
याद रखना दोस्तों। कहां पर रहती है दोस्तों? मध्य एशिया में। तो यदि आ जाए खिर्गिज जनजाति के आवास को किस नाम से जाना जाता है? योर्त। ये योर्त आवास किस जनजाति के? खिर्गिज जनजाति के। कहां पर पाई जाती? मध्य एशिया में। और ये किसके बनाए जाते हैं दोस्तों? चमड़े के घर होते हैं दोस्तों। किसके बनाए जाते हैं? चमड़े के घर। ये 3 ही पॉइंट याद रखना है, इसमें ज्यादा नहीं जाना। इसके बाद हमारे उर्स की बात कही जाए, उर्स हमारे भारत की है। भारत का जो तमिलनाडु का नीलगिरी क्षेत्र है दोस्तों, कौन सा है कि भारत का जो तमिलनाडु का नीलगिरी क्षेत्र पर निवास करने वाला जो आदिम समूह हो, कौन सा दोस्तों? जो आदिम समूह है वो ढोल आकार के, किस आकार के? ढोल आकार के आवास का निर्माण करते हैं। उससे दोस्तों क्या कहा जाता है? उर्स कहा जाता है। यदि अगर ढोल आकार के आवास किस को हम क्या कहते हैं? उर्स कहते हैं। उर्स किनके हैं? नीलगिरी पर निवास करने वाले आदिम जनजातियों के जो आवास स्थल है उनको दोस्तों क्या कहते हैं? उर्स कहते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ऑल के बारे में, ऑल और क्रॉल, ये शब्द थोड़ा पढ़ने में एक जैसे लगते हैं दोस्तों। इसके बारे में ऑल दोस्तों आपको सीधा याद रखना है कि यूरोप के काकेसस, यूरोप का जो काकेसस पर्वत है दोस्तों, यूरोप और एशिया के बीच से लगा हुआ है यूराल, वहीं पर काकेसस है। तो दोस्तों यदि आ जाए कि ऑल कहां पर पाए जाने वाला है आवास, कहां पर है? यूरोप के काकेसस पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाले आदिम जनजाति का आवास होता है दोस्तों। और ये कैसा होता है? तंबूनुमा होता है। कैसा होता है दोस्तों? तंबूनुमा। तो ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। क्लियर दोस्तों? और एक बना किसका होता है? चमड़े का बना होता है। ये भी दोस्तों किसका बना होता है? चमड़े का। तो तंबूनुमा होता है, चमड़े का बना होता है, यूरोप के काकेसस पर्वत पर होता है, इसको ऑल बोलते हैं। इसके बाद क्रॉल क्रॉल होता है काला, का से क्रॉल, का से अफ्रीका में कैसे निवास काले पाए जाते हैं दोस्तों। तो यहां से इसको याद करने का तरीका, ऑल अच्छे, यूरोप में गोरे लोग पाए जाते हैं दोस्तों। तो क्रॉल और ऑल में याद रखने के लिए, तो अफ्रीका के बांटू, काफेर और नेटाल क्षेत्र का जो भाग, वहां पर जुलू नामक प्रजाति के आवास स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों? क्रॉल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रॉल कहते हैं। क्लियर? इसके बाद अब मैं बताना जा रहा हूं तिपी, बुशमैन, पिग्मी और एजवा। इसको देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे तिपी, बुशमैन, पिग्मी और एजवा। देखिए दोस्तों, जैसा कि तिपी का नाम सुना है, तो तिपी कहाँ का है? सबसे पहले तो ये आ जाएगा तिपी आवास कहाँ का है, किस समूह का है। तो दोस्तों जो रेड इंडियन है अमेरिका के, कहाँ के दोस्तों? अमेरिका की रॉकी पर्वत पर निवास करने वाले जो रेड इंडियन है, अमेरिका के मूल निवास के जो रहने वाले लोग हैं रेड इंडियन, और रॉकी पर्वत पर पाए जाने वाले आवास स्थल को क्या कहते हैं दोस्तों? तिपी कहते हैं। और ये किस प्रकार के होते हैं? तंबूनुमा आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? तंबूनुमा आकार के होते हैं और चमड़े के आकार। अब चमड़े भी पूछते तो विशन वेल नाम आ जाए, यदि इनका चमड़ा किस चमड़े से बने होते हैं दोस्तों? विशन वेल। ये पॉइंट मोस्ट है दोस्तों। तिपी कहाँ के आवास होते हैं? तो दोस्तों आपको अमेरिका अर्थात रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग, यदि ये भी पूछ लिया जाए कि कहां पर है दोस्तों, तो रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग में रेड इंडियन अमेरिका के लोगों के द्वारा तंबूनुमा आकार का जो आवास बनाया जाता है वो विशन वेल के चमड़े से बनाया जाता है, उसको हम तिपी कहते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? ये तो ही तिपी की बात। इसके बाद बुशमैन का नाम भी आपने सुना होगा, अर्थात ये जनजाति है। बुशमैन जनजाति दोस्तों कहाँ की है दोस्तों? कालाहारी मरुस्थल। अरे कालाहारी मरुस्थल की बात करते हैं, यहीं पर एक क्षेत्र होता है दोस्तों शवाना का भी है और कालाहारी मरुस्थल का भी। तो शवाना एक घास का मैदान है, क्या है दोस्तों? वहीं से लगा हुआ है। और कालाहारी क्या है दोस्तों? वहीं अफ्रीका का आपका मरुस्थल एक क्षेत्र है दोस्तों। क्या है? मरुस्थल एक क्षेत्र है। और यहाँ पर दोस्तों इनका मेन रीजन होता है कि ये भी आपका तंबूनुमा झोपड़ी आकार का बनाते हैं, झोपड़ी प्रकार का ये इनका आवास होता है। अर्थात शिकार की प्रवृत्ति से बुशमैन ये क्या होते हैं दोस्तों? इस शिकारी प्रवृत्ति के भी होते हैं। और दोस्तों ये अपनी जानवरों से बचाव के लिए ये बुशमैन अपना जो स्थान अर्थात झोपड़ी बनाते हैं। और ये कहाँ पर रहते हैं दोस्तों? कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। क्लियर दोस्तों? सीधा पूछा जाएगा कहाँ पर है बुशमैन? कालाहारी मरुस्थल, वहां की जनजाति। फिर पिग्मी जनजाति के बारे में भी पूछ लिया जाए कि पिग्मी जनजाति कहाँ की दोस्तों? मध्य अफ्रीका की, अफ्रीका महाद्वीप में मध्य अफ्रीका की है। और इस शिकारू प्रवृत्ति की है, अर्थात शिकार पर आश्रित होती है, अर्थात ये अस्थायी प्रकार के निवास बनाती है, अर्थात ये झोपड़ियां बनाती हैं। अपनी क्या बनाती हैं? झोपड़ी बनाती है। उनकी झोपड़ी की यदि आकृति पूछी जाए तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है गोल, उस प्रकार की अपने झोपड़ी बनाते हैं। कैसी बनाते हैं? तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह गोल झोपड़ी बनाते हैं। और यदि पूछा जाए वो कैसे? पिग्मी जनजाति। तो सबसे पहले तो पिग्मी जनजाति है कहाँ? मध्य अफ्रीका। शिकार के लिए जाती है, वहां भ्रमण करती है, तो अस्थायी
निवास बनाती है अर्थात झोपड़ियां बनाती है और उन्हें मधुमक्खी के गोल आकार की होती है। इसी प्रकार से यजवा के बारे में आपसे पूछा जाए तो यजवा उत्तरी रूस में है। कहां पर दोस्तों? रूस की है। यजवा कहां की है? रूस की। और इसका दिया जाए तिकोनी रंगीन प्रकार की दीवारों से बने हुए घर को क्या कहते हैं दोस्तों? यजवा। और ये कहां पर है? उत्तरी रूस में पाई जाती है। इसके अलावा भी कुछ जनजातियों के निवास पूछे जाते हैं, जैसे दोस्तों हम मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों के बारे में भी बोलते हैं कि भील है, गौड़ है और शहरिया है। इनके निवास स्थलों की भी आप डिटेल देख सकते हैं मध्य प्रदेश की बुक में कि सहराना अर्थात सहरिया जनजाति का जो निवास होता है मतलब सहराला। भील कहाँ निवास करते हैं? पहाड़ों पर। अर्थात गौड़ कहाँ निवास करते हैं? तो भील और गौड़ शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, भील की शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ से भी थोड़ा यदि बेसिक चर्चा पूछी जाए तो आप MPGS की जनजाति वाला टॉपिक देख सकते हैं। क्लियर दोस्तों? थैंक्स फ्रेंड्स।